चलो तो फिर आज हम टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे, टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में देखेंगे। आप लोग पहले टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कैसी क्या क्या प्रोसेस होती है। टिश्यू प्रोसेसिंग से पहले की जो कंडीशन होती है उसमें स्पेसिमेन कलेक्शन आता है, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, आप ऐसे समझ सकते हैं। स्पेसिमेन कलेक्शन में किस तरीके से हिस्टोलॉजी का सैंपल लिया जाता है उसकी हम बात करते हैं। हिस्टोलॉजी में आप समझते हो कि हिस्टोलॉजी का सैंपल एक मांस के टुकड़े के रूप में लेते हैं हम, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू मांस के टुकड़े को जो हम ले रहे हैं उसमें बेसिकली होती क्या है, छोटी छोटी सेल्स हैं। कैसी सेल्स होती हैं वो आपको पता है क्या, किस तरीके की सेल्स होती हैं? आप लोग हमेशा याद रखना, जब हम ये आपको बताते हैं ना कि कोई, जैसे मैंने जब आपको शुरू में इंट्रोडक्शन ही बता रहा था कि टिश्यू क्या होता है, तो उसमें बताया था कि टिश्यू छोटी छोटी सेल्स से मिलके बना होता है। इसके बाद फिर मैंने बताया कि कोई भी एक ऑर्गन का छोटा सा टुकड़ा टिश्यू कहलाता है। जब कई सारे टिश्यू आपस में मिल रहे हैं तो एक ऑर्गन बन रहा है। ये तो आपको समझ, ऑर्गन अंग, कोई भी हृदय, किडनी, फेफड़े, लीवर, कोई भी ऑर्गन बन रहा है। एक चीज और यहां पे समझने वाली और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप देखोगे कि जो वो सेल आपस में जो मिल रही हैं और जो एक नया ऑर्गन बना रही हैं, अगर उसको आप समझोगे तो हमेशा उसमें जो सेल मौजूद होंगी ना, उन सभी का काम एक जैसा होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा, सेल्स तो कई टाइप्स की हैं, लेकिन जो वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना रही है सेल, उसमें जो ऑर्गन बना उसमें जो सेल भाग ले रही हैं, उस सेल का काम लगभग समान होगा, तभी तो वो मिलके बनी है, तभी तो एक ऑर्गन बना है। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो अपनी किडनी होती है वो किन से मिलके बनी होती है, नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन सेल का नाम होता है नेफ्रॉन। किडनी होती है, किडनी जो छोटे छोटे कणों से मिलके बनी है, छोटी छोटी सेल से मिलके बनी है, वो बनी है मैंने बताया था कि ब्रेन जो है वो मिलके बना है न्यूरॉन से। छोटी छोटी सेल्स जिनसे मिलके अपना दिमाग या ब्रेन बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। इसलिए ब्रेन के डॉक्टरों को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, और ब्रेन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। किडनी के डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, और किडनी की स्टडी को हम नेफ्रोलॉजी, लॉजी से मतलब स्टडी और लॉजिस्ट से मतलब अध्ययन करता, जो उसकी स्टडी कर रहा है, जिसको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि किडनी में कुछ सेल्स न्यूरॉन्स की भी हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। केवल नेफ्रॉन और न्यूरॉन में आपको अंतर समझ में आ रहा है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, इसमें अंतर समझ में आ रहा? इसमें अंतर रखना, इसमें कंफ्यूजन होती है कि कौन सा नेफ्रॉन कौन सा न्यूरॉन। तो नेफ्रॉन हमेशा उससे क्या मिलके बन रही है, आपकी किडनी, और न्यूरॉन ब्रेन, न्यूरोलॉजी। आप लोग डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का जो स्पेशलाइजेशन होता है ना, उससे याद रखना, न्यूरोलॉजी। हर सभी ने सुना होगा, कभी भी किसी को सर में दर्द होता है, ब्रेन वो माइग्रेन वगैरह हो जाती है, तो बोलते हैं हम सर के डॉक्टर को दिखाएंगे, तो वो कौन होता है, न्यूरोलॉजिस्ट। और नेफ्रोलॉजिस्ट का नाम आपने पहली बार सुना होगा कि नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी से संबंधित, यूरिन से संबंधित जो डॉक्टर होता है वो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि किडनी में जो न्यूरॉन्स है वो भी मौजूद हो, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि इसकी सेल, जो ब्रेन में जो सेल्स हैं वो काम अलग कर रही हैं, और जो किडनी में जो सेल्स हैं वो काम, जब एक जैसा काम करने वाली कई सारी सेल्स मिली तो फिर हमने क्या देखा कि एक किडनी बन गई ना, क्योंकि वो सब, जैसे किडनी में बोलते हैं कि कम से कम लगभग 8 लाख के आसपास न्यूरॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। मैं भी कंफ्यूजन हो जाता हूं, न्यूरॉन और नेफ्रॉन, सभी हो जाते हैं, न्यूरॉन और नेफ्रॉन का थोड़ा सा। तो न्यूरॉन हमेशा न्यूरोलॉजिस्ट, और नेफ्रो मतलब किडनी। तो नेफ्रॉन में देखा कि कम से कम 8 लाख नेफ्रॉन के आसपास होते हैं। 8 लाख जब आपस में नेफ्रॉन मिले तो फिर क्या हो गया, वो एक किडनी बन गई, और वो काम, जैसे तुम्हारी क्लास में कितने सारे स्टूडेंट होंगे, जब बहुत सारे बच्चे घरों से उठ के आए थे तो एक 10th की क्लास बन गई थी। जब बहुत सारे बच्चों में से कुछ बच्चों ने एक स्ट्रीम चुना बायोलॉजी, तो 12th की क्लास बन गई थी। जब बायोलॉजी के कई सारे बच्चों ने उसमें से एक पर्टिकुलर क्लास चुनी, बीएमएलटी, एक कोर्स चुना, तो फिर एक बीएमएलटी की क्लास बन गई। ऐसा तो है नहीं कि यहां बीएमएलटी की क्लास में बीबीए वाला आ जाए या इंजीनियरिंग वाला आ जाए, ऐसा होगा क्या? तो ये क्लास बीएमएलटी की रहेगी क्या? अगर जैसे बाहर वाला कोई बच्चा आ जाता है तो रहेगी। एक दीवार बनानी थी मुझे,
और दीवार बनाने में मैं ये बोलूं कि एक ईंट लगा दो, एक बाहर से उठा के वो पत्थर ले आओ, नींव वाला पत्थर एक वो लगा दो, फिर एक ईंट लगा दो, फिर कुछ बालू लगा दो, फिर कुछ सीमेंट लगा दो, तो क्या वो दीवार एक जैसा शेप लेगी क्या? आप देखोगे कि मुझे दीवार बनाने के लिए एक ही आकार की ईंट चाहिए रहेगी ना, चाहिए रहेगी। जब एक आकार की मिली तो फिर हमें एक सही शेप, जब एक जैसे आकार की एक जैसे काम करने वाली कई सारी सेल्स आपस में मिलती है तो फिर एक ऑर्गन बनता है जो एक जैसा एक ही काम करता है पर्टिकुलर। समझ आई बात? जब कभी ऐसी स्थिति बनती है, जब हम स्पेसिमेन कलेक्शन को हम देखते हैं, कभी ऐसी स्थिति बनती है कि सैंपल लेना पड़ता है जब हमें, तो अब आप लोग ये तो समझ गए हैं कि हम उन सेल्स को, उस टिश्यू को जिसको हम ले रहे हैं सैंपल के रूप में, वो उसमें जो भी सेल प्रेजेंट होगी वो काम एक जैसा कर रही होगी, उनका काम अलग नहीं होगा ना। जब कभी भी ऐसी स्थिति बनती है कि कोई ऑर्गन सड़ने लगा, किसी ऑर्गन में इन्फेक्शन हो गया, कोई ऑर्गन अपनी साइज से बड़ा हो गया, इस स्थिति में हम क्या करते हैं? हिस्टोलॉजी करनी पड़ती है, उसकी हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो दो तरीके की प्रोसेसिंग, एक इंसीजन और एक एक्सीजन, दो नाम आप याद रखना। इससे पहले की प्रोसेस मैंने आपको बताई थी कि जो टिश्यू लिया जाता है वो दो तरीके के सैंपल हम लेते हैं, एक ऑटोप्सी और एक बायोप्सी। बायोप्सी में हमेशा लिविंग सेल्स लेते हैं, ऑटोप्सी में डेड सेल्स लेते हैं। अगर आप, जैसे बता दिया था कि बायोप्सी ऑटोप्सी आपको समझ आ गया था, जैसे अगर आप बायोप्सी की बात करो तो वो जिससे हम सैंपल ले रहे हैं वो व्यक्ति जीवित है, ये तो क्लियर है, वो व्यक्ति जिंदा है, तभी तो हम उसको बायोप्सी बोल रहे हैं। अगर वो मरा हुआ होता तो फिर हम उसको ऑटोप्सी बोलते हैं। जो व्यक्ति जीवित है उसके हमने ऑर्गन के बारे में हमने देखा, हमने नहीं देखा, सर्जन ने देखा। सर्जन ने यह देखा कि जैसे इसका कोई भी एक अंग था, जैसे लीवर था, लीवर का एक छोटा सा हिस्सा क्या हो रहा है? इन्फेक्शन हो रहा है, छोटे से हिस्से में इन्फेक्शन हो रहा है। जैसे इतना पूरा लीवर बना हुआ है, जैसे मान लो ये पूरा लीवर है, ये पूरा लीवर है, और लीवर में ये देखा सर्जन ने, सर्जरी करते समय, कि इसके केवल इस हिस्से में क्या हो रहा है? इन्फेक्शन हो रहा है या कुछ भी डिजीज हो रही, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही सिर्फ इतने हिस्से में। तो क्या ये जरूरी है कि पूरा का पूरा लीवर बाहर निकाल लो? नहीं करनी। तो होता क्या है, जो इंसीजन बता रहे हैं हम, ये इंसीजन और एक्सीजन दो नाम बताए ना, जो बायोप्सी के दो प्रकार के होती है। बायोप्सी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। अगर मैंने ये ऑर्गन पकड़ा, ऑर्गन में देखा कि केवल यहां पे क्या है? डिजीज है, और मैंने इतना हिस्सा क्या कर लिया? रिमूव कर लिया, ये कहलाता है इंसीजन। और मैंने देखा कि यहां भी थोड़ा सा इन्फेक्शन है, थोड़ा सा इन्फेक्शन यहां भी है, थोड़ा सा इन्फेक्शन यहां भी है, थोड़ा सा इन्फेक्शन यहां भी है। लगभग पूरा जो आपका लीवर है ये कहीं ना कहीं छोटे 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 इन्फेक्शन से घिरा हुआ है। देख लिया आपने? तो अब इस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा लीवर बाहर निकाल लेंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सीजन। मतलब एक्सीजन मतलब हमने पूरा का पूरा ऑर्गन या पूरा का पूरा वो भाग बाहर, और इंसीजन में मैंने उस ऑर्गन को, उस पर्टिकुलर ऑर्गन का एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकाला था। जब हम ये हिस्सा बाहर निकाल लेते हैं तो ये हिस्सा, ये जो ऑर्गन का छोटा सा पार्ट है, इसकी पूरी की जाती है प्रोसेसिंग। यानी एक सैंपल से और कहां तक की प्रोसेस? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन तक। अंत सवेरे हमें यही देखना पड़ेगा ना कि इसमें क्या क्या डिजीज हो रही है, इसका कारण क्या है, इसके इन्फेक्शन का कारण क्या है, इसमें क्या बैक्टीरिया प्रेजेंट है, क्या वायरस प्रेजेंट है, ऐसी क्या स्थिति इसमें प्रेजेंट रही जिसकी वजह से हमें क्या हुआ है? एक डिजीज क्रिएट हुई है। समझ आई बात? ये तो समझ सकते हो ना आप लोग कि ये क्या ऐसा रीजन रहा कि ये, यही हमारा अंतिम परिणाम तो हमारा यही रहेगा ना। रिजल्ट हमें क्या देना है कि ये ऐसा क्यों हुआ। अब चूंकि बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट इतने छोटे छोटे होते हो कि हम उनको नेकेड आई से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। वातावरण में कितने सारे इंसेक्ट, छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस उड़ रहे होंगे, हमें उनको देख पा रहे हैं क्या? अगर हम उनको देख पाते तब भी समस्या थी। बताओ, अगर हम उन छोटे छोटे वायरस, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़ों को अगर हम देख लेते हैं तो समस्या तब भी थी। जो प्रकृति ने पूरी चीजें बनाई है ना, बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से बनाई है। अगर वो बैक्टीरिया, वायरस अगर हम देख पा रहे होते तो कितने सारे वायरस, बैक्टीरिया हमारे हाथों पे लगे हुए होंगे, कितने सारे हमारे चेहरे पे लगे, कितने सारे हमारे कपड़ों पे लगे होते।
और किसी भी गंदी चीज को इंसान के अंदर क्या आती है, देख के घिन आती है। आप हाथी धोते रहते हैं हमेशा। कभी भी अगर हम कोई खाना देखते हैं उसमें कीड़े बिलबिला रहे हो, कोई भी जैसे खाना है उसमें कीड़े, तो क्या उसको खाते हैं? क्या नहीं खाते हैं ना, तुरंत हटा दिया कि अच्छी ये तो सड़ गया। लेकिन उससे पहले भी उसमें कुछ ना कुछ क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया वायरस बैठे रहते हैं, जो हमें नेकेड आइज से करोड़ों अरबों की संख्या में वातावरण में घूम रहे हैं, जो उस चीज को इन्फेक्टेड करते हैं। समोसे जलेबी रोड पर रखे रहते हैं, कितनी सारी धूल मिट्टी उड़ रही है, उसके साथ आके उस पर बैठ जाए, लेकिन हमें दिख नहीं रहे। हम कितने चाव से खाते हैं, हा समोसे के साथ जलेबी, कितना मजा आ रहा है, खाते हैं। अगर ये चीजें हम देख पा रहे होते तब भी हमें समस्या होती। अगर हम ये चीजें देखते तो समस्या थी, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं, इसके लिए प्रकृति का शुक्रिया अदा है। लेकिन यदि हमें देखना है, हम देखना चाहते हैं, हमें देखना है कि क्या है यहां पे, कौन सा वायरस है कि बैक्टीरिया है भी कि नहीं है, तो फिर ये चीजें प्रकृति से नहीं आई हैं, ये चीजें मानव निर्मित है। मानव ने तुरंत दिमाग लगाया, वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत का परिणाम निकला कि उन्होंने एक माइक्रोस्कोप नाम का एक यंत्र बना दिया, जिसमें हम छोटी से छोटी चीजों को बड़ा करके देख सकते हैं। ये हमारा माइक्रोस्कोप है। अलग अलग प्रकार के माइक्रोस्कोप बने हुए, जब आप आगे आओगे माइक्रोबायोलॉजी में आप माइक्रोस्कोप के बारे में भी पढ़ोगे कि कितने तरीके के माइक्रोस्कोप का बेसिकली काम क्या है कि हम उसमें देख रहे हैं कि कितने बैक्टीरिया वायरस कौन सी प्रकृति का है, क्या उसकी प्रकृति है, क्या नेचर है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जब हमारे पास कोई टिश्यू आ गया है कट के, या तो इन सीजन वाला पार्ट या एक्सीजन वाला पार्ट, तो फिर हम, अच्छा अब आप लोग एक चीज और समझना कि जैसे कोई एक्सीजन वाला पार्ट हमारे पास आया, एक्सीजन में होगा क्या, पूरा का पूरा ऑर्गन। अब हम पूरे ऑर्गन को तो काटते बैठे रहे नहीं, तो हम उस ऑर्गन की कटिंग करके जो उसमें से वो इन्फेक्टेड पार्ट होगा वो हमें निकालना रहेगा। इतना बड़ा ऑर्गन तो आप सीधा माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे नहीं, उसकी हमें स्लाइड बनानी है। वो स्लाइड बनाने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है टिश्यू प्रोसेस। इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीजें करते हैं उसको हमें पढ़ना है टिश्यू प्रोसेसिंग के। इसकी अलग अलग प्रोसेस हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। आप देखो ये देख पा रहे होगे, ये कल मैंने आपको वो भी बताया था कि पैराफिन वैक्स में कैसे एल शेप के इंस्ट्रूमेंट में हम शेप करते हैं चीजें, फिर एक डेयरी मिल्क जैसा बनाते हैं, बताया था। फिर उसके बाद कैसे उसकी कटिंग करते हैं, कितनी खुश हो गई बच्ची डेयरी मिल्क का नाम सुन के। तो कैसे उसको हम उसकी प्रोसेस करते हैं, फर्दर प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में हम समझते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं, तो देखते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग में क्या होता है। टिश्यू प्रोसेसिंग को अगर हम स्टेप वाइज देखते हैं तो कुछ इस तरीके से स्टेप जो होते हैं इंपॉर्टेंट, वो हमारे सामने आते हैं। पहला स्टेप होता है फिक्सिंग का। फिक्सिंग आपको मैंने बताया था कि फिक्सिंग में हम क्या करते हैं, अभी आगे चल के इसको हम डिफाइन करेंगे। सेकंड प्रोसेस होती है एम्बेडिंग की। क्या होती है? पहली प्रोसेस क्या है? सब नहीं बोल रहे हैं। पहली प्रोसेस क्या है? और सेकंड प्रोसेस क्या है? क्या है भैया? वो पीछे बैठे सबसे कोने में, क्या प्रोसेस है? सेकंड प्रोसेस क्या है? तुम्हारी शक्ल देख के मैंने बता दिया था कि तुम बोल नहीं रहे हो। समझ में नहीं आ रहा बेटा? नहीं आ रहा? तुम आगे आओ, इसको आगे बिठाओ, आगे बिठाओ। वहां पीछे बैठे बैठे भूल भुलैया टाइप में बैठे हो, आगे बिठाओ उसको। तुम्हें अभी तक मैं जो पढ़ा रहा था वो समझ में आया है? नहीं आया? अरे बेफिक्र होकर कहो कि नहीं आया। थोड़ा थोड़ा आया। पहली क्लास है आपकी और पहले भी ले चुके हो, मेरे से पहले मिल चुके हो। पहले दिन आई हो आज? चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। टिश्यू प्रोसेसिंग के अंतर्गत हम ये 5 तरीके की प्रोसेसिंग मेन इंपॉर्टेंट होती है। इसके बीच में भी कई सारी प्रोसेस होती है, उनके बारे में अलग से देख लेंगे। पहली प्रोसेस क्या होती है? क्या होती है भैया? हैं? फिक्सिंग। वेरी गुड। पहली प्रोसेस क्या होती है? सेकंड प्रोसेस क्या होती है? क्या होती है? और थर्ड क्या होती है? देन क्या होती है? स्टैनिंग। उसके बाद तो 5 प्रोसेस अपने पास होती है। फिक्सिंग,
एम्बेडिंग, माइक्रोटोमी, स्कैनिंग और माउंटिंग। अब विस्तार से एक एक के बारे में हम समझेंगे कि ये होती क्या है। तुम लोग समझ रहे हो ना? अगर किसी को भी कोई मतलब लग रहा हो ना कि ये चीज समझ में नहीं आई, वहीं टोक देना, तो फिर मैं रिपीट कर दूंगा। नेक्स्ट करो, फिर देखते हैं फिक्सिंग। चलो, ये अपने पास फिक्सिंग की पूरी प्रक्रिया आ गई है। फिक्सिंग में हम करते क्या है, ये देखो। व्हेन अ टिश्यू, बेटा लिखना मत लिखना, कुछ नहीं रखा है लिखने में, दिमाग में लिखो तो वो ही काम आएगा। व्हेन अ टिश्यू इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज बिगिन टू डिकम्पोज्ड। समझो इस लाइन का अर्थ क्या हो रहा है। इस लाइन का अर्थ यह है कि जब कोई भी मांस का टुकड़ा शरीर से अलग किया जाता है तो आप देखोगे कि वो धीरे धीरे सड़ने लगेगा। सड़ने लगेगा ना? अगर बॉडी डेड हो जाती है तो वो सड़ने लगती है। डिकम्पोज का मतलब होता है कि जो उसके अंदर सेल्स होती हैं वो टूटने लगती हैं, उनके अंदर का पानी या फ्लूइड जो उसके अंदर है वो बाहर आ जाता है, और वो क्या होगा, धीरे धीरे वो पानी बाष्प बन के उड़ जाएगा, वहीं पे पड़ी पड़ी वो थोड़े समय के बाद हम देखेंगे अगर उसमें हड्डी नहीं होंगे तो वहां नामो निशान नहीं मिलेगा 1-2 दिन बाद। तो वो अगर वो मांस का टुकड़ा सड़ जाता है तो फिर हम तो अपना काम कर ही नहीं पाएंगे जो हमें करना है। कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टू प्रिजर्व द नेचुरल स्टेज, यानी जिस कंडीशन में हमने उसको बाहर निकाला है उसी कंडीशन में प्रिजर्व करने के लिए द टिश्यू इज इमीडिएटली प्लेस्ड इनटू अ सॉल्यूशन कॉल्ड फिक्सेटिव एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड फिक्सिंग। यानी कि जो ये सड़ने और गलने वाली प्रोसेस होती है, इससे बचाने के लिए जिस किसी सॉल्यूशन में भी हम उसको डाल देते हैं, उस मांस के टुकड़े को हम रख देते हैं ताकि वो सड़े गले ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ये हमारी फिक्सिंग की प्रोसेस है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक कॉमन फिक्सेटिव होता है 10%, वो कॉमन होता है, अधिकतर उसी में रखते हैं, तो उसका हम यूज करते हैं। फिक्सिंग की प्रोसेस समझ में आ गई? फिक्सिंग में हम क्या कर रहे हैं, कोई भी मांस का टुकड़ा बॉडी से काट के बाहर निकाला, वो क्या होगा? सड़ेगा। अगर हमें उसको नहीं सड़ने से बचाना है, उसको हम चाहते हैं कि ये सड़े ना, एज इट इज कंडीशन में रहे, तो उसको इमीडिएटली हम क्या करेंगे कि एक किसी सॉल्यूशन में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी डिकम्पोज क्यों होने लगता है, क्योंकि जैसे वो खुले वातावरण में तो उसके ऊपर बैक्टीरिया, वायरसेस, दुनिया भर के इंसेक्ट की अपने अपने आक्रमण। जैसे कोई जानवर रोड पर मर जाता है तो सबसे पहले कुत्ते आ जाएंगे, चील आ जाएंगे, कौवे आ जाएंगे, वो खत्म करेंगे। तो उसके बाद फिर छोटे छोटे और जो जीव होंगे वो आ जाएंगे, धीरे धीरे उसको खा खा के खत्म करेंगे। अगर उसी में पूरी बॉडी को एक किसी सॉल्यूशन में लाके डाल दूं जिससे वो खराब ना हो, तो फिर वो उसके ऊपर कोई आक्रमण कर पाएगा नहीं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी इंसान की मृत्यु हो जाती है और अगर हमें उसको कुछ समय तक रखना होता है तो हम क्या करते हैं कि बर्फ वगैरह पे उसको पैक करके रख देते हैं, ऐसा होता है ना। जब बर्फ की प्रोसेस नहीं जानते थे तो उससे पहले हम क्या करते थे कि किसी घोल में डाल के रख देते थे, सरसों के तेल में। उसमें हो क्या रहा है, इसमें डालने का रीजन क्या है कि उस पर कोई भी बाहरी तत्वों का इफेक्ट नहीं पड़ पाता है, उसमें जा ही नहीं पा रहा है वो, क्योंकि चिकना पदार्थ है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस उसमें छलांग लगा के कूदेगा तो फंस जाएगा। कोई भी बैक्टीरिया वायरस कूद गया कि हम इसमें डुबकी मार के इसको लेके आएंगे। सॉल्यूशन कैसा, अगर जैसे एक चीज बताओ, जैसे मैं किसी चीज को पानी में रख दूं तो आप देखोगे कि ये वो धीरे धीरे गलने लगेगा, सड़ने लगेगा। वही मांस का टुकड़ा मैं पानी में डाल दूं तो सड़ने गलने लगेगा, क्योंकि पानी का घनत्व कैसा है, कम है। आपको मैं पानी में कुंदा दूं तो आप तैरना आता होगा तो बाहर, मैं वहीं सरसों से भरे कुएं में कुंदा दूं तो क्या बाहर निकल पाओगे, क्योंकि उसकी डेंसिटी कैसी है, ज्यादा है, ज्यादा है ना। कोई भी बॉडी को जब हम किसी भी टिश्यू को अगर हम तेल में, सरसों के तेल में डुबा के रखेंगे, चूंकि उसकी क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, तो वो बैक्टीरिया उसको या वायरस उसको या वो इंसेक्ट उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। हम खुद ही नहीं है उसमें कूदेंगे तो दल दल जैसे डूबते हुए चले जाएंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे, हाथ पैर चला ही नहीं पाएंगे। चला पाओगे क्या? नहीं चला पाओगे, लेकिन पानी में इजी क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो ये हमारी फिक्सिंग की प्रोसेस हो गई। सेकंड प्रोसेस के बारे में हम देखते हैं, ये होती है देखो फिक्सिंग की प्रोसेस। जैसे ये हमारे पास एक कंटेनर था, कंटेनर में हमने कोई भी मांस का टुकड़ा इसमें क्या कर दिया है, डाल दिया। ये हमारे पास एक ये कंटेनर है,
कंटेनर में ये फिक्सिंग जो फिक्सेटिव है, जो भी सॉल्यूशन है वो है, और उसके अंदर क्या है हमारा टिश्यू है। नेक्स्ट प्रोसेस के फिर आती है एम्बेडिंग की प्रोसेस। एम्बेडिंग की प्रोसेस क्या होती है उसके बाद, टू प्रोवाइड नेसेसरी हार्डनेस टू कट सेक्शंस, इनफिल्ट्रेशन ऑफ पैराफिन वैक्स इज कॉल्ड इज कैरीड आउट। इस लाइन का अर्थ समझो। आप लोग ने कभी भी, हाँ बता रहा ना बेटा, वही बता रहा, तुमने बताने ही नहीं दिया। फिक्सिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? फिक्सिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? सेट कर देना। सबसे पहले बताया मैंने कि नेसेसरी हार्डनेस। अब आप एक चीज समझो कि कोई जैसे मांस का टुकड़ा है, आपने कभी चिकन वगैरह देखा होगा, चिकन वगैरह देखो, जैसे ही हम जब आपने अगर चिकन वो वाला देखा है कि हम उसको जब पकाने से पहले की और दुकान से लेके आने की प्रोसेस के बीच में वो एक पीस होता है, आप लोग देखोगे वो सॉफ्ट होता है ना, ऐसे ऐसे मुड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, ऐसा बलून जैसा होता है। जिसने देखा होगा उसको बता रहा हूं, जिसने नहीं देखा वो इमेजिन कर लो। लेकिन एक उसके बाद एक प्रोसेस होती है, जैसे चिकन आया बढ़िया धुला उला उसको, उसके बाद एक प्रोसेस आती है जिसमें हम क्या करते हैं, उसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने में आप लोग एक चीज देखते होंगे कि वो जो चिकन जो ऐसा लूज जैसा था ना, वो एकदम कड़क हो गया, क्योंकि उसके अंदर का पूरा पानी उस तेल में चला जाता है जिसमें हम उसको फ्राई कर रहे होते हैं, तो वो कड़क हो जाता है ना। अगर मैं आपको वो एक चिकन का टुकड़ा दूं, वो पहले वाला बिना फ्राई किए हुए, और मैं बोलूं इसको काटो बढ़िया एक पतले पतले उसमें हिस्सों में, तो क्या काट पाओगे? क्या नहीं काट पाओगे, क्योंकि वो ऐसा बलून जैसा होता है, दब रहा, कहीं से भी दब रहा, कहीं भी घूम जा रहा, मतलब एक रबड़ की माफिक होता है। लेकिन उसको मैंने फ्राई कर दिया और फिर आपको ब्लेड दी कि इसके पतले पतले छोटे छोटे हिस्से काटो, तो हम आराम से। एम्बेडिंग की प्रोसेस में यही किया जाता है, एक सॉफ्ट जो उसका फॉर्म होता है उससे एक हार्ड फॉर्म में उसको लेके आना, ताकि हम उसकी प्रॉपर कटिंग कर सके। ये प्रोसेस किसमें की जाती है? एम्बेडिंग की प्रोसेस में। इसके बाद दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्बेडिंग विच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ वाटर बाय एल्कोहल डिहाइड्रेशन। अब किसी के अंदर अगर पानी है तो हमें उसको डिहाइड्रेट करना है, तो हम वो किससे करते हैं? एल्कोहल से। उसके बाद क्या आता है? इनफिल्ट्रेशन ऑफ जाइलिन ऑफ क्लोरोफॉर्म एज अ सॉल्वेंट फॉर पैराफिन वैक्स। इसके अलावा जाइलिन और क्लोरोफॉर्म के साथ भी उसको ट्रीट किया जाता है, ताकि हम उसको किस में फिक्स कर सके? पैराफिन वैक्स वाला बताया था, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता है, ऐसा हम शेप बनाते हैं, यहां बीच में क्या रख दिया? टिश्यू रख दिया, उसके बाद इस पे पूरे पे क्या डाल दिया? वैक्स डाल दिया, वैक्स जम गया, ये इंस्ट्रूमेंट हटा दिया, हमारे पास एक चौकोर सा एक आकार का क्या आ जाता है? टिश्यू पूरा फिक्स हुआ पैराफिन वैक्स में। इसको क्यों फिक्स करते हैं? ये सबसे लास्ट की प्रोसेस। पैराफिन वैक्स में हम क्यों डाल रहे हैं? इसके पीछे के दो कारण हैं। बोले सर हम पैराफिन, हर बात के लिए कारण है ना। अगर हमें पैराफिन वैक्स में उस टिश्यू को डालने की आवश्यकता पड़ी तो वो क्यों पड़ी? ऐसा क्यों हमें पैराफिन वैक्स में हमें क्यों डालना पड़ा? आएगी ना बात कि ये क्यों डालना पड़ा पैराफिन वैक्स में, तो उसके लिए क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट करो। ये देखो, ये हमारे पास जो वो मैंने बताया था, देखो वो चौकोर डेयरी मिल्क जैसा ये आ गया, देखो कट बढ़िया हिस्सा हमारे पास इतना आ गया है ना। एम्बेडिंग की प्रोसेस के बाद, नेक्स्ट एम्बेडिंग के बाद हम देखते हैं क्या होता है। देखो ये बीच में टिश्यू फंसा, बैक करना एक सेकंड, ये बीच में देखो टिश्यू लगा हुआ है, और चारों तरफ वो देखो ये और देख रहे हो, ये वैक्स लगा हुआ है, ये वैक्स लगा हुआ है, और बीच में ये टिश्यू है, ये मांस का टुकड़ा है वही हमारा, है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस एम्बेडिंग के बाद। फिर आती है माइक्रोटोमी। जब हमारे पास एक जमा हुआ, इस तरीके का एक जमा हुआ क्या आ गया, इस तरीके से हमारे पास एक टिश्यू का वो आ जाता है, पैराफिन वैक्स में जमा हुआ निकाल लेते हैं, ऐसा ही रहता है, सेम टू सेम ऐसा ही रहता है। ये हमारे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है कि इस टिश्यू की कटिंग करनी है। काटना क्यों है? ताकि एक जैसे एक सेल है, ये गोल सेल है, ठीक है। अब मुझे इस सेल के बारे में आगे डिस्टर्ब करने से काट देंगे और इधर से काट देंगे। अब जो ये बीच वाला हिस्सा जो बचेगा, जैसे सेल का, जैसे मुझे एक क्या बनानी है, आलू की
वो फ्रेंच फ्राइज बनानी है, आलू की फ्रेंच फ्राइज, तो आलू को इधर से काट देंगे और बी जो बचेगा वो हमारी फ्रेंच फ्राइज है ना। ऐसे ही जो सेल है, सेल यहां से कटनी चाहिए, और ताकि हम उसके अंदर झांक के देख सके कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं। समझ आई बात? इसमें क्या क्या चीजें हैं वो हमें देखना पड़ेगा ना। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि माइक्रोटोम की प्रोसेस करते हैं। माइक्रोटोम में क्या करते हैं, थिन सेक्शन ऑफ द टिश्यू आर कट बाय यूजिंग एन इक्विपमेंट कॉल्ड माइक्रोटोम। माइक्रोटोम की मशीन भी अपने पास रखी हुई है, अभी देख लेना। दिस परफॉर्म्ड व्हेन द पैराफिन इज सॉलिडिफाइड एंड द टिश्यू आर रेडी इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। जो ये हम पैराफिन बैग्स में फिक्स करके ऐसा एक वो बना लेते हैं ना, चॉकलेट जैसा, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक। क्या बोलते हैं? फिर ब्लॉक की ही क्या की जाती है, कटिंग की जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस, दीज थिन सेक्शंस आर द प्रिपेयर्ड फॉर स्टेनिंग। अब आप लोग देख, नेक्स्ट करो, देखो ये हमारी माइक्रोटोम की मशीन है। जब आप इसको यहां से काटना शुरू करोगे, माइक्रोटोम रख दिया, खच 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 खच, ये कटता जा रहा माइक्रोटोम, देखो वो लगी, देखो इसमें समझना, ये लगा हुआ है हमारा टिश्यू का टुकड़ा, ये ब्लेड लगी हुई है, और जब वहां से वो हैंडल घुमा, देखो वो हाथ दिख रहे, हाथ पे बाल दिख रहे, वो दिख रहा है ना हाथ, वो हैंडल घुमा रहा है उसको, उस हैंडल को, जब वो हैंडल घूमता है तो ये क्या होता है, ऊपर नीचे, और ये ब्लेड लगी है। तो आप लोग देख रहे हो कि जो टिश्यू की जो वो मोम है, वो मोम में फंसा हुआ टिश्यू है, तो वो देखो ये कटता हुआ आता जा रहा है, ये लेयर कटती हुई चली जा रही है, खच 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 ऐसे चली जा रही है लेयर। इस चीज को उठा के हम किस पे रख लेते हैं, तुरंत के तुरंत हमारी, जैसे ये था ये हिस्सा, मैंने इसको उठा के और क्या रख लिया, इस पे स्लाइड पे रख लिया, ये पैराफिन बैग्स के साथ इस पे रखा हुआ है। आप लोग एक चीज देखोगे कि जब इस पे वो चीज रखी हुई है, वो पैराफिन बैग्स में फिक्स रखा हुआ टिश्यू रखा हुआ है, तो आप देखोगे कि अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करूं या कुछ भी करूं तो ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे। मैं चाहता हूं ये गिरे ना, ये फिक्स हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो आगे हम बताते हैं। नेक्स्ट करो, माइक्रोटोमी के बाद की क्या प्रोसेस होती है, स्टेनिंग की। बाबू कौन का बज गया फोन, मत फोन साइलेंट कर लिया करो। देखो स्टेनिंग की प्रोसेस से पहले ही बता दे रहा हूं, अब मुझे क्या करना है, जब मेरे पास बढ़िया सेल वेल की कटिंग होके आ गई है, अब सब चीजें हो गई हैं बढ़िया मेरे पास, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है कि स्टेनिंग करनी है। स्टेनिंग होती क्या है, स्टेनिंग के लिए बताया था मैंने कि उसको एक रंग देना। जैसे मुझे 10 बच्चे यहां से आज चुन लिए, उनको मैंने एक क्या दे दिया, एक बैच दे दिया, तो हम कल उनको आराम से चुन लेंगे ना। तो इसमें एक रंग या अलग से आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करना है इसमें, ताकि हम देख सके कि इसका न्यूक्लियस कैसा दिखता है, इसका राइबोसोम कैसा दिखता है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है। जैसे मैंने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया कि जिसमें अगर हम डुबाएंगे तो सिर्फ हमारा जो सेल का केंद्रक है वही रंगेगा और कुछ नहीं रंगेगा। तो इसमें हमने डुबाया, वो सेल का केंद्रक को कलर लग गया। अब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम पहचान जाएंगे ना कि ये हमारा सेल का केंद्रक है या न्यूक्लियस है, पहचान जाएंगे ना। ये कहलाती है स्टेनिंग की प्रोसेस। देखो, द पैराफिन बैग्स इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेक्शन ऑन द स्लाइड बाय ड्राइंग एंड देन बाय डीवैक्सिंग। अब समझना, एक और इससे पहले की एक प्रोसेस है। अब जो मैंने इस पे वो ये उठा के और रख लिया था ना वो कटिंग के बाद, अब उसमें बैग्स लगा हुआ है, अब मुझे उसको बैग्स को क्या करना है, हटाना है। अब बैग्स का तो मेरे पास कोई काम नहीं है, तो हम उसको रिमूव कैसे करेंगे। अब यहां बात आती है, अब बैग्स कैसा है कि उसको हल्का सा हीट दो तो क्या हो जाता है, एक हॉट प्लेट होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है हॉट प्लेट। इस स्लाइड की स्लाइड को हम उस हॉट प्लेट पे, इसके अंदर जो बैग्स होगा वो पिघल के हट जाएगा और केवल क्या रह जाएगा, टिश्यू पिघलेगा। क्या टिश्यू तो नहीं पिघलेगा ना। दो चीजें हो जाती हैं इससे, एक तो वो बैग्स हट गया यानी डीवैक्सिंग हो गई, और दूसरी चीज जब वो बैग्स हटा वहां से तो उस टिश्यू को इसकी स्लाइड के ऊपर फिक्स कर दिया उसने। अब इसको ऐसे ऐसे करते रहो, क्या इसके ऊपर से वो टिश्यू गिरेगा क्या, क्योंकि बैग्स का यूज हुआ था, तो वो गिरेगा तो बिल्कुल ही नहीं। ये हमारे पास बढ़िया बैग्स लगा, बैग्स हटा के डीवैक्सिंग होके हमारे पास क्या आ गया, टिश्यू की स्लाइड आ गई। ड्यूरिंग डीवैक्सिंग द सेक्शन ऑन द स्लाइड आर ट्रीटेड फर्स्ट विथ जाइलिन
एंड देन द सेक्शन आर रिहाइड्रेटेड विथ इथाइल एल्कोहल इन डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, इसको समझना। नींद आने लगी, ज्यादा हो गया क्या? वो देखो इतने गंदे मुंह से तो वासी मारते हैं कि क्या है यार। मैं मुझे जोश आता जा रहा, तुम लोग सुस्त होते जा रहे हैं। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बारे में आप समझना। ये जो लाइन लिखी है ना, 3 लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको समझो कैसे। इसमें लिखा है कि जब हमने डीवैक्स कर दिया है तो अब हमें इसको कुछ चीजों से इसको ट्रीट करना है, स्लाइड को। तो सबसे पहले हमें किससे करना है कि जाइलिन से। एक जाइलिन नामक एक सॉल्यूशन होता है, ये इसमें जाइलिन भरा हुआ है, हमें उसमें क्या करना है, जैसे जाइलिन में डुबाने का कई सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे रीजन, हम हाथों में सैनिटाइजर क्यों लगाते हैं, उसका रीजन होता है ना कि हाथों में सैनिटाइजर क्यों लगा रहे हैं, ताकि बैक्टीरिया वायरस किल हो जाए। इन्हीं कारणों की वजह से ही, इन्हीं सब कारणों की बैक्टीरिया वायरसेस को रिमूव करने के लिए, अगर उस पे आ गए हैं, उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों का। दूसरी जो प्रोसेस आती है इथाइल एल्कोहल की डिक्रीजिंग सीरीज में, हम उसको क्या करते हैं, डिप करते हैं। डिक्रीजिंग सीरीज समझते हो आप लोग? डिक्रीजिंग सीरीज, इंक्रीजिंग सीरीज, मतलब हमारे पास ऐसे 3 रखे हुए थे, क्या 3 डिब्बे रखे हुए हैं। डिक्रीजिंग सीरीज समझो, डिक्रीजिंग सीरीज बोला है ना, तीनों में क्या है, इथाइल एल्कोहल है, लेकिन इथाइल एल्कोहल की परसेंटेज होती है। मैंने देखा इसमें जो इथाइल एल्कोहल है ये 90% है, इसमें 80% है, इसमें 70%। मैंने इसमें एक बार डुबाया, निकाल लिया, इसमें डुबाया, निकाल लिया, इसमें डुबाया। ये क्या प्रोसेस हो गई, डिक्रीजिंग सीरीज। यानी पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो ये क्या कहलाई। अगर इसी के जस्ट विपरीत में घुमा दूं, पहले इसमें डुबाया, यहां से शुरू किया, पहले इसमें डुबाया, फिर इसमें डुबाया, फिर ये कौन सी प्रोसेस हो गई, इंक्रीजिंग सीरीज। ये कहलाती है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग सीरीज किसी भी सॉल्यूशन की। जैसे मैं बोलता कि मैं इसको किस में करूंगा, जाइलिन की इंक्रीजिंग सीरीज में, तो पहले 70, फिर 80, फिर 90, ये कौन सी सीरीज हो गई, इंक्रीजिंग सीरीज। और अगर ऊपर से नीचे तक आऊं, 90, 80, 70, तो ये कौन सी सीरीज हो गई, डिक्रीजिंग सीरीज। इससे ट्रीट कर दिया। फिर द रिहाइड्रेशन सेक्शंस आर देन स्टेन बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट स्टेनिंग मेथड। अब जिस स्टेनिंग मेथड का हमें यूज करना है, ये हम सेपरेट पढ़ेंगे, स्टेनिंग मेथड हम सेपरेट पढ़ेंगे, कौन कौन सी स्टेनिंग का हम यूज करते हैं, है ना। तो जिस भी, अब हमारे पास बढ़िया तैयार होगा, इसको तुरंत स्टेन कर दो। स्टेनिंग कैसी होती है वो नेक्स्ट स्लाइड में देख लो। ये स्टेनिंग रंगने के बाद ऐसा दिखने लगती है स्लाइड। देखो ये आप लोग देख पा रहे हो ना, ये देखो, ये ग्रीन कलर है, ये पिंक कलर है, रेड कलर है, ये अलग अलग ये रंग गए हैं ये ऑर्गन। ये माइक्रोस्कोप की जूमिंग वो है फोटो, माइक्रोस्कोप में फिर हम सेल्स को इस तरीके से देख पाते हैं। ये सेल्स दिख रही है आपको माइक्रोस्कोप में, रंग दी। अगर जैसे सोचो ये रंग ना होते, ये रंग ना लगे होते इसमें, तो हम समझ पाते कि कौन सा ऑर्गन क्या है, समझ आती क्या, नहीं। अब जैसे हमारे दिमाग में पहले से सेट है कि जो भी मुझे ग्रीन कलर का दिखेगा वो हमारा साइटोप्लाज्म है, जो भी मुझे पिंक कलर का दिखेगा वो हमारा न्यूक्लियस है पहले से, जो भी मुझे ब्लू कलर का दिखेगा वो हमारा राइबोसोम, पहले से ही सेट है। अब जैसे ही मुझे दिखा ब्लू कलर तो हम तुरंत, अरे दिख गया मुझे तो साइटोप्लाज्म दिख गया। रेड कलर, अरे मुझे तुरंत दिख गया। तो पहले से ही ये चीजें, इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टेनिंग की प्रोसेस करते हैं। स्टेनिंग की प्रोसेस के बाद नेक्स्ट क्या आती है, माउंटिंग। माउंटिंग समझो, माउंटिंग लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट। आफ्टर स्टेनिंग द सेक्शन ऑन द स्लाइड आर डिहाइड्रेशन बाय ट्रीटिंग विथ इथाइल एल्कोहल इन इंक्रीजिंग, अब आ गए इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन एंड फाइनली विथ, ये आप सिर्फ सुन लो इसके बारे में। और फिर सेकंड इसमें क्या आती है, बाय प्लेसिंग माउंटिंग मीडियम
such as Canada balsam, and then by placing a cover slip on the mounting media, the staining sections on the slide are said to be mounted. अब समझो, स्टेनिंग की जो प्रोसेस होती है जिसमें हम इसमें कलर लगा देते हैं, माउंटिंग का अर्थ क्या होता है? अब इसमें मैंने कलर लगा दिया, इसके बाद हमें पानी में डुबा के इसको बाहर निकाल, आप देखोगे कि पानी में डुबा के जब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं तो ये कैसा हो जाता है? फेड हो जाता है इसका कलर। अगर आपने कोई ड्राइंग बनाई है, कोई ड्राइंग, उसमें कलर बहुत फेड से डाले, जैसे वो कलर आते हैं ना, वो मोम वाले कलर, उससे आपने ड्राइंग बनाई एक। दूसरी आपने बढ़िया वो डिब्बी वाले जो रंग होते हैं वो ब्रश से लेके पेंटिंग बनाई, दोनों को आजू बाजू रखोगे तो अपन को कौन सी अच्छी लगेगी? जैसे मान के चलो, ऐसे समझो कि यहां पे 15 बच्चे बैठे थे, 15 में से 13 बच्चे ऐसे थे जो सफेद शर्ट पहन के बैठे थे, और 2 बच्चे ऐसे थे जो एकदम डार्क लाल शर्ट पहन के बैठे थे, तो वो 2 अलग दिखेंगे ना? अलग दिखेंगे। इस माउंटिंग की प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जब हम स्टेनिंग के बाद इसका रिंस या वॉश कर देते हैं तो फिर हमें इसमें क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता। अब हमें इसके लिए क्या करना है? कुछ ना कुछ इसमें हमें ऐसा सॉल्यूशन डालना है ताकि ये क्या हो जाए? हमें हाईलाइटेड हो जाए। क्या हो जाए? हाईलाइटेड हो जाए। अब हाईलाइट हम, जैसे वो एक मेहंदी का उदाहरण बताया था ना मैंने आपको, वो गांव में मेहंदी लगाती हैं बच्चियां, लगाती थी पहले, तो क्या करती थी वो, जब धुल लेती थी हाथ तो फिर बहुत ज्यादा अच्छा कलर नहीं आता था, तो वो एक शक्कर का घोल बनाती थी ना, और रुई से ऐसे, उससे कॉटन से पूरे हाथों पर लगा लेती, तो लगा के ऐसे रखती थी, क्योंकि अगर नीचे कर लिए तो चिंटी चिपक जाएंगे थोड़ी देर तक, फिर धुल लेती थी तो उससे कुछ कलर खिल के आ जाता था बाहर। आजकल नहीं ऐसा करना पड़ता, आजकल तो उसमें केमिकल्स आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस स्लाइड पे जो मैंने कलर की है ना वो खिल के एकदम बाहर आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैनेडा वॉल्सम या डीपीएक्स। 2 सॉल्यूशन होते हैं, कैनेडा वॉल्सम या, इसको लगाने का उद्देश्य यह होता है कि ताकि ये अच्छे तरीके से ये कलर खिल के बाहर आए, इसलिए इसको लगाया जाता है कैनेडा वॉल्सम या डीपीएक्स को। इस पे मैंने एक बूंद वो कैनेडा वॉल्सम का, वो आप उसको देखोगे वो कैसा दिखता है? एकदम शक्कर के सीरे के जैसे दिखता है कैनेडा वॉल्सम या डीपीएक्स, थोड़ा सा चमकीला जैसा होता है। अब इस स्लाइड को मुझे करना है एकदम माउंट समझो कि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? पता है क्या इसका नाम? क्या बोलते हैं? ये है हमारा कवर स्लिप। क्या है? आप जब भी ऐसे छोटे से टुकड़े को देखोगे ना, नहीं एक भी नहीं है क्या? अरे यार छोड़। अब देखो ये हमारी स्लाइड जिसकी पूरी स्टेनिंग सब हो गई है, सारी प्रोसेस। इसके ऊपर मैंने एक बूंद का क्या डाला? कैनेडा वॉल्सम या डीपीएक्स, एक बूंद डाल दिया, और इसके ऊपर तुरंत में क्या रख दूंगा? ये स्लाइड नहीं है, कवर स्लिप। क्या बोलते हैं उसको? अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसके और इसके बीच में हमारी माइक्रोस्कोपिक स्टडी बनके तैयार हो गई है। अब इसको हमें क्या करना है? ये पूरा हमारा रेडी है, ये बढ़िया चिपक जाएगा। इसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे लगाएंगे और तुरंत आंखों से उस पर हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं, क्या क्या इसका कारण है, क्यों ऐसा हुआ है कि ये इस पे इन्फेक्शन कॉज हुआ है। नेक्स्ट करो तो नेक्स्ट स्लाइड में दिख जाएगा। ये देखो कवर स्लिप लगा दिया उस पे, ये हमारा छोटा सा क्या दिख रहा है? अब हम इसकी तुरंत क्या करेंगे? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट करो, शायद होगा। ये हमारी पूरी टिश्यू प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है। इसी फॉर्म में हम पूरी टिश्यू की प्रोसेसिंग करते हैं, इन्हीं कदमों के साथ कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, सब इन्हीं के साथ की जाती है। समझ में आई चीजें? कुछ डाउट कहीं पे किसी को भी अरे पूछो तो फिर मैं उसको बढ़िया क्लियर करूंगा।
कोई डाउट किसी को? इसको तो अपन को बार बार पढ़ना है, क्योंकि हिस्टोलॉजी में टिश्यू प्रोसेसिंग के अलावा कुछ है ही नहीं, वही सर्वोसर्वा है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक एक अंग की स्टेनिंग, एक एक अंग की टिश्यू प्रोसेसिंग, एक एक अंग को निकाला। बॉडी में कितने सारे पार्ट हैं, कितने सारे इन्फेक्शन होते हैं। सबसे ज्यादा तो फीमेल्स की बॉडी में इन्फेक्शन हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस होता है फीमेल्स की बॉडी में, तो इतने सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। सबको जब थर्ड ईयर तक आप लोग आओगे ना, थर्ड ईयर तक पढ़ने के लिए जब पूरे बैठोगे ना, सेकंड ईयर में पूरी स्टेनिंग, थर्ड ईयर में ऑर्गन सीधे कि इनके ऑर्गन की स्टेनिंग, इनके ऑर्गन की स्टेनिंग, उनके ऑर्गन की स्टेनिंग, कौन सी बीमारी में कौन सी स्टेनिंग कर रहे हैं, उन सब के बारे में हमें देखना होता है।